नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली जो मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा वो कुछ इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर रहेगा। मैं इनको रीड आउट कर रहा हूँ। Enable the learner to identify and comprehend the forms in which nationalism developed along with the formation of nation state in Europe in post 1830 period. So 1830 के बाद जो स्टेट का कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ और नेशन स्टेट बने, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। और ये नेशन स्टेट और नेशनलिज्म के आइडिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ, नेशनलिज्म का आइडिया कैसे पूरे यूरोप में फैला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोप में जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ और जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म है जो आप एशिया अफ्रीका की कंट्रीज़ में देखेंगे उसमें क्या डिफरेंस है। और वंस अगेन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड द नेशन स्टेट फॉर्मेशन, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इन तीनों ऑब्जेक्टिव को देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, एक आपके नेशनलिज्म और दूसरा आपके नेशन स्टेट। पहले हम आइडियोलॉजी वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हम हिंदी में विचारधारा कहते हैं। तो आइडियोलॉजी क्या है? अ सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। जब कोई भी थॉट स्टेबलाइज हो जाता है, उसके बहुत सारे फीचर्स बन जाते हैं, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो वो आइडियोलॉजी का रूप ले लेता है। तो हिस्ट्री में या किसी भी स्ट्रीम में आपको बहुत सारी आइडियोलॉजीज मिलेगी। यूरोपियन हिस्ट्री में या हम देखेंगे कि किसी भी वर्ल्ड की हिस्ट्री में कुछ वर्ड आपको मिलेंगे, जिसमें इम्पीरियलिज्म है, कॉलोनियलिज्म है। इम्पीरियलिज्म को आप साम्राज्यवाद कहते हैं, कॉलोनियलिज्म को हम हिंदी में औपनिवेशीकरण कहते हैं, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, उदारवाद, रोमानियतवाद, नारीवाद, संविधानवाद, और देन सोशलिज्म जिसे आप समाजवाद कहते हैं, और कैपिटलिज्म जिसे हम पूंजीवाद भी कहते हैं। तो एक तरह से ये कुछ डोमिनेंट आइडियोलॉजीज है जो आपको 70 सेंचुरीज के बाद में यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रचलन में मिलेगी। हालांकि आइडियोलॉजी किसी कंट्री या किसी कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं होती, वो पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेट करती है। लेकिन यहाँ पर हम यूरोप को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे यूरोप का नाम लूँगा। इन विचारधाराओं से जुड़े कुछ लोग होते हैं और उन्हें भी फिर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कंजर्वेटिव, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स। जो पुराने सिस्टम को फॉलो करते हैं या जो पुराने सिस्टम्स में बहुत जल्दी बदलाव नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम कंजर्वेटिव्स कहते हैं। जो इंडिविजुअल राइट की वकालत करते हैं, डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लिबरल्स कहते हैं। जो तुरंत गवर्नमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं या किसी भी सिस्टम को बहुत जल्दी चेंज करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को रेडिकल्स कहते हैं। और मॉडरेट बेसिकली रेडिकल्स और लिबरल के बीच के लोग हैं, जो सिस्टम्स को बदल तो रहे हैं लेकिन इतना जल्दी भी नहीं, और कुछ इसके उसके पास में ट्रेडिशनल फीचर्स भी आपको नज़र आएंगे। तो बेसिकली जो लड़ाई है वो किन लोगों के बीच में है? कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स के बीच में। अगर हम हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री को बेसिकली देखेंगे तो हमें जो 16 सेंचुरी से पहले जो डोमिनेंट वर्ड वहाँ की हिस्ट्री में मिलेंगे वो क्या है? एम्पायर्स एंड किंगडम्स। बेसिकली राजा है और उसके अंडर में एक टेरिटरी है, वो राजा अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा है। और जो डोमिनेंट पॉलिसी है वो इम्पीरियलिज्म की है। इम्पीरियलिज्म आपको हिस्ट्री के हर दौर में मिलेगा, क्योंकि चाहे वो स्टेट है, नेशन स्टेट है, सब अपनी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। ये एम्पायर्स के बाद में जो स्टेट का आइडिया है वो फॉर्म होगा। स्टेट का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। तो एक तरह से स्टेट के कुछ सडन एलिमेंट्स होंगे। स्टेट के बाद में आप देखेंगे नेशन बनने शुरू होंगे।
जो नेशन में जो डोमिनेट चीज़ होगी वो होगी लोगों की बिलोंगिंगनेस। तो जब स्टेट और नेशन साथ में मिलेंगे तो जो एक नया कंसेप्ट आएगा वो नेशन स्टेट का है। और नेशन स्टेट के बनने में जो कंसेप्चुअल बेस होता है वो नेशनलिज्म का है। और जब ये नेशनलिज्म एग्रेसिव हो जाएगा तो हम क्या देखेंगे, वर्ल्ड वॉर होने शुरू हो जाएंगे। तो एम्पायर से एम्पायर्स, ये एम्पायर्स भी अपने आप में स्टेट्स ही है, लेकिन एम्पायर्स से जब नेशन का कंसेप्ट आएगा तो नेशन स्टेट बनेंगे। और ये नेशन स्टेट्स पहले तो नेशनलिज्म इन नेशन स्टेट को हेल्प करेगा, लेकिन बाद में यही नेशनलिज्म किसको राइज करेगा, वर्ल्ड वॉर को राइज करेगा। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब मेडाइवल और एंशिएंट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे एम्पायर्स मिलेंगे। और ये एम्पायर्स क्या है, एम्पायर्स के अंडर में आपको बहुत सारे इथनिक ग्रुप, रिलीजन, कास्ट, रेस के लोग मिलेंगे। तो उन्हें हम एग्रीगेट ऑफ स्टेट्स या नेशंस भी कहते हैं। वहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा है आपका, मोनार्की। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, ओलिगार्की, लेकिन जो डोमिनेंट फॉर्म है वो आपका कौन सा है, मोनार्की है। और मोनार्क क्यों पावर में है, क्योंकि उसके पीछे जो थ्योरी है वो डिवाइन राइट थ्योरी है, कि उसको ये भगवान से ये मैंडेट मिला हुआ है, नोबडी कैन आस्क द क्वेश्चंस टू किंग, और वो अपनी मर्जी से रूल कर रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सारे मोनार्क अच्छे नहीं होते थे। देर आर सम गुड, देर वर सम गुड एम्परर्स, लेकिन जो मैक्सिमम है वो आपको कैसे मिलेंगे, एब्सोल्यूटिस्ट। तो एब्सोल्यूटिस्ट क्या है, बेसिकली इस तरह के जो निरंकुशवादी राजा है, जो गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रेस्ट्रेंट, उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है। और ये किस तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई पावर का ट्रांसफर नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, मिलिट्री डोमिनेंट है, और रिप्रेशन में बल देती है, लोगों को डरा के धमका के रखते हैं। तो इस तरह की गवर्नमेंट आपको डोमिनेंट मिलेगी। राजा और जो उसके अंडर में जितने भी लोग हैं वो उसके सब्जेक्ट है, मतलब दे आर सबऑर्डिनेट टू किंग और द पावर, उनके पास ज़्यादा राइट्स नहीं है। तो आप क्या देखेंगे, यूरोप में इस तरह की बहुत सारी डायनेस्टीज़ है, जैसे बर्बन डायनेस्टी, आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा, हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया और स्पेन में आपको मिलेंगे, ऑटोमन्स, और ये ब्रिटिश और रशियन, ये भी बहुत बड़े एम्पायर्स थे उस समय के। स्पेनिश एम्पायर भी आप ले सकते हैं, डैनिश एम्पायर भी आप ले सकते हैं। तो जो भी लोग इस सिस्टम में बिलीव करते थे और इस सिस्टम को फॉलो करना चाहते थे या इस सिस्टम से जुड़े रहना चाहते थे, ऐसे सारे लोग क्या थे, कंजर्वेटिव्स। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में आपने देखा कि नेपोलियन का रूल आता है, और नेपोलियन को जब यूरोपियन पावर डिफीट कर देते हैं तो वापस वो इसी सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। सो अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस। पुराने ट्रेडिशंस क्या है, बेसिकली मोनार्की, established institutions and the customs, and preferred gradual development to quick change. So ये चेंज चाहेंगे, लेकिन वही चेंज चाहेंगे जो कि एम्परर के फेवर में हो या एरिस्टोक्रेसी के फेवर में हो। ऐसे सारे लोग किस में आ जाएंगे, कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिज्म में आ जाएंगे। तो इसमें आपको कौन मिलेंगे, मोनार्क या मोनार्क। ये मोनार्क बेसिकली टाइटल है जिसमें राजा या ये जो रानी, किंग और क्वीन दोनों के लिए यूज होता है। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी भी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पर हम एक तरह की जो राजा के जो रिलेटिव्स है या जो पावरफुल सेक्शन है सोसाइटी का उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, और चर्च। तो ये तीनों चीज़ें डोमिनेट करती है इस पर्टिकुलर फेस में। बेसिकली हम क्या देखेंगे, 16th सेंचुरी से पहले पहले आपको ये किंग और जो इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है वो आपको डोमिनेट करते नजर आएंगे। इसी फेज में हम थोड़ा आगे देखेंगे तो ब्रिटेन थोड़ा सा आगे चल रहा है। वहाँ पर जो 1688 है उसमें एक रिवॉल्यूशन होगी जिसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है।
और वहाँ पर मोनार्क अपनी थोड़ी-सी जो पावर है वो किसको दे देते हैं, बेसिकली पार्लियामेंट को दे देते हैं। हालाँकि वहाँ पे जो यूनिवर्सल सफ़रेज है वो तो बहुत लेट जाके होगा 1928 में जाके, लेकिन फिर भी एक तरह से वहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो टाइप है वो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी है, पार्शियल डेमोक्रेसी है, वो 1688 में आ जाती है। इसलिए कई बार जो बहुत सारे जो थिंकर्स है वो नेशन स्टेट के लिए भी ब्रिटेन को पहला एग्जाम्पल समझते हैं। अब मोनार्की या जो मोनार्कियल या डायनेस्टिक स्टेट्स है उसके बाद में जो वर्ड पॉपुलर हुआ वो था स्टेट। अब स्टेट को लेके बहुत सारी पॉलिटिकल थ्योरीज है, हम उनमें नहीं जाएंगे कि हॉब्स ने क्या कहा या लॉक ने क्या कहा या मैकियावेली ने क्या कहा। हम सिंपल ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेट है क्या। सो स्टेट इज अ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, having an organized government, and this government must have power to make decision, और उसी को हम कहते हैं सोवरेनिटी। तो यहाँ जाके किस कौन सा आइडिया जो ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो है सोवरेनिटी का। मतलब जो सारे स्टेट्स है या जो सारी टेरिटरीज है जहाँ पे कोई रूलर है तो उनके पास एडिक्वेट सोवरेनिटी होनी चाहिए। सोवरेनिटी को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में भी देखते हैं। तो सोवरेनिटी है क्या, बेसिकली इट इज़ अ इन विच ruler or government is free to take internal as well as external decision। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक राज्य होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वहाँ पे पॉपुलेशन हो, उसके पास टेरिटरी हो, गवर्नमेंट हो और सॉवरेनिटी हो। अगर सॉवरेनिटी नहीं है तो वो अपने आप में एक सॉवरेन स्टेट नहीं है। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे, ये जो सारी जो हमने जिन मोनार्कियल स्टेट की बात कही वो सब एक तरह से क्या थे, सॉवरेन थे। तो ये भी एक तरह के स्टेट ही है। इसके अलावा स्पेन, पोर्तुगल, नॉर्वे, हॉलैंड ये अपने आप में एम्पायर भी थे और स्टेट भी थे। लेकिन आज की डेट में हम स्टेट वर्ड को सबऑर्डिनेट यूनिट के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब कंट्री भी है या जिसे आप नेशन कहते हैं वो भी है। लेकिन अब हम जो नेशन वर्ड का रियल जो उसके पीछे जो रियल कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ आइडियोलॉजी इसके पैरेलल चलती है जिसको हम पहले भी मैं बता चुका हूँ, इम्पीरियलिज्म जिसे आप साम्राज्यवाद कहते हैं। कि ये जो जितने भी डायनेस्टिक स्टेट्स है या जितनी भी मोनार्कीज थी, ये अपने अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए एक दूसरे पे अटैक करती थी या अपना एरिया एक्सपेंड करती थी या अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करती थी, उसी को हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं। मर्केंटाइलिज्म की हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन जब हम जो ट्रेड है उसमें हमारे जो कंट्री है उसको हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं या ट्रेड को हमारे फेवर में लाने की कोशिश करते हैं, हम हमारा जो इम्पोर्ट है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, तो उसे एक तरह से मर्केंटलिज्म कहा जाता है। कॉलोनिज्म एक तरह से इम्पीरियलिज्म को इम्प्लीमेंट करने की पॉलिसी है। जब कोई भी कंट्री अपने लोगों को किसी दूसरी टेरिटरी में जाके सेटल करती है और वहाँ के रिसोर्सेज को अपने फेवर में एक्सप्लॉइट करना शुरू करती है तो उसे कॉलोनिज्म कहते हैं। तो और इसी ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कॉलोनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में औपनिवेशीकरण भी कहते हैं। तो इस यहाँ से ये जो एक नया दौर शुरू होगा जिसे हम एज ऑफ डिस्कवरी कहते हैं। एज ऑफ डिस्कवरी के बाद में क्या होगा, कॉलोनाइजेशन और इम्पीरियलिज्म की जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। अब एज ऑफ डिस्कवरी क्या है, ये और नए नए एरियाज को डिस्कवर किया जाएगा। जैसे इंडिया का सी रूट डिस्कवर हुआ, अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज़ है वहाँ का रूट डिस्कवर हुआ, अफ्रीकन जो नेशन है वहाँ के रूट डिस्कवर होंगे। तो इस तरह से जब ये रूट डिस्कवर होंगे तो जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स है या जो स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स है वो क्या करेंगे, उन कंट्रीज़ को अपने अंडर में लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सके। इसी फेस में एक घटना और हो जाती है जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक बार इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझ लेते हैं थोड़ा सा, इम्पेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, क्योंकि ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। प्रेफर करूँगा कि आप लोग जो एनसीईआरटी की जो डिक्शनरी है हिस्ट्री की उसे ज़रूर पढ़ें। उसमें इन सारे वर्ड्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से अच्छी डेफिनेशन दी हुई है। ये मैंने वहीं से कॉपी किया है। इम्पीरियलिज्म
या साम्राज्यवाद में हम क्या देखेंगे, एक्सटेंडिंग कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस। ये किसी भी तरह से हो सकता है, इकोनॉमिक, सोशल, स्ट्रेटजिक, जहाँ पर एक कंट्री अपना जो इन्फ्लुएंस है या अपनी पावर है वो बढ़ा रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कॉलोनियलिज्म बेसिकली एक तरह का डायरेक्ट एक्सटेंशन है, जहाँ पर वो क्या करेंगी, एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके अपने लोगों को सेटल करेगी और वहाँ का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू करेगी। तो कॉलोनिज्म का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक है, जबकि इम्पीरियलिज्म में आप दूसरे भी ऑब्जेक्ट साथ में देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, whereas colonialism stand for appropriation of territory for the purpose of settlement और a commercial gain। तो यहाँ पे कमर्शियल गेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉलोनिज्म में, जिसे हम औपनिवेशीकरण भी कहते हैं। इम्पीरियलिज्म में क्या देखेंगे, एज अ मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी परस्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ enlarging the sphere of influence of imperialistic power, either for economic gain, for geostrategic purpose, और सिंपली टू सेटिस्फाई इट्स क्वेस्ट फॉर पावर एंड प्रेस्टीज। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो इम्पीरियलिज्म एक ब्रॉडर कंसेप्ट है और उसी का एक पार्ट कॉलोनिज्म है, जिसमें सेटलमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जबकि कॉलोनिज्म में क्या है, सेटल किया जाएगा और उन लोगों फिर उस टेरिटरी को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। आज के फॉर्म में भी लोग दूसरे जगह पे जाके सेटल होते हैं, लेकिन वो कॉलोनिज्म नहीं है, क्योंकि वहां पे हम क्या देखेंगे, एक्सप्लॉइटेशन इन्वॉल्व नहीं है। अब तक हमने स्टेट को समझा। स्टेट में हमने क्या देखा कि देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, कि उसके पास में पॉपुलेशन है, उसके पास में टेरिटरी है, उसके पास में गवर्नमेंट है और सॉवरेनिटी है। लेकिन इस पॉपुलेशन के विल उस स्टेट को बनाने में है या नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं था। जो नेशन का आइडिया है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इमर्ज होता है। हालांकि इससे पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी होती है, लेकिन अमेरिकन रिवॉल्यूशन नेशन के आइडिया को इतना पॉपुलर नहीं करती जितना फ्रेंच रिवॉल्यूशन करती है। कोई भी कंट्री बनेगी तो उसमें लोगों के बीच में बॉन्डिंग है कि नहीं, जो गवर्नमेंट बनी है उसमें लोगों की कंसेंट है कि नहीं, वो नेशन के फॉर्मेशन में देखा जाता है। तो जब किसी कंट्री के पर्टिकुलर लोग या एथनिक ग्रुप आपस में बॉन्डिंग और बिलोंगिंगनेस के साथ, वो किसी भी तरह की बॉन्डिंग हो सकती है, कल्चर, एथनिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल कंसेंट, तो एक नेशन फॉर्म होता है। तो यहाँ पर बिलोंगिंगनेस इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाती है, तब जाके एक नेशन बनता है, या जिसे हम राष्ट्र कहते हैं। और जब यहाँ जो बॉन्डिंग, लोगों की बॉन्डिंग को एक टेरिटरी मिल जाती है और एक गवर्नमेंट मिल जाती है, तो वो एक तरह का क्या कहलाता है, नेशन स्टेट कहलाता है। सो नेशन स्टेट आर वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन and not only its ruler come to develop a sense of common identity. They must identify themselves with their nation, कि हाँ ये हमारा देश है और हम उस रूलर से रूल होना चाहते हैं, तो वो एक नेशन बनाता है। तो यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट हो गए। तो हम क्या देखेंगे कि जो स्टेट है वो आपको एक पॉलिटिकल यूनिट नज़र आएगी, जबकि नेशन स्टेट आपको एक सोशल यूनिट नज़र आएगी। तो ये जो मोनार्कीज है सारी, जो जितनी भी जो डायनेस्टिक स्टेट थे, वो इसका अपोज करते हैं, क्योंकि उसके अंडर में बहुत सारे इथनिक ग्रुप होते थे, और जो राजा है या जो मुनार्क है उसके लिए लोगों के सेंटिमेंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते थे। इसलिए आप क्या देखेंगे, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रही है तो जो सारी आसपास की जो डायनेस्टीज है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अपोज कर रही है, क्योंकि अगर वो उसका अपोज नहीं करेगी तो बाकी देशों में भी रिवॉल्यूशन होगी और वहाँ से मुनार्की हटेगी और वो सारे क्या बन जाएंगे, नेशन स्टेट बन जाएंगे। तो इसलिए हम देखेंगे अब सब्जेक्ट और जो किंग का क्वेश्चन है वो हट जाएगा और नेशन और सिटीजन आएंगे, मतलब जहाँ लोग हैं उनके पास में एडिक्वेट राइट्स है। इसी दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो रही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो रही है, लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो एक मिडिल क्लास राइज होगी और वो अपने राइट्स के लिए भी लड़ेगी। इसलिए भी इन रिवोल्यूशंस को थोड़ा सा इम्पेटस मिलता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जिन आइडिया को पॉपुलर किया वो लिबरल डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड
republic. There are the certain ideologies which is popular during the फ्रेंच रेवोल्यूशन. हालांकि ये अपना जेनिथ है, ये अपना हाई पॉइंट बाद में जाके अचीव करेगी. और लिबरल डेमोक्रेसी जो आज के सेंस में आप डेमोक्रेसी देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, लोगों के राइट्स, उनका गवर्नमेंट में शेयर, वो सब लिबरल डेमोक्रेसी की पार्ट है. नेशनलिज्म आपका एक कंट्री के प्रति आपका जुड़ाव या आपसे उसकी बिलोंगिंगनेस, जिसमें आप अपने आप को उस देश की आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी सभी लोगों से आप अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, चाहे वो उसका बेस लैंग्वेज हो, रेस हो, कल्चर हो, रिलीजन हो, हिस्ट्री हो, वही आपका नेशनलिज्म है. सोशलिज्म सोसाइटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, या जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर सोसाइटी का कंट्रोल होना चाहिए. इस तरह का जो कंसेप्ट जो आगे जाके कार्ल मार्क्स उसको और थोड़ा कॉन्क्रीट रूप देंगे, और रशिया में जो रिवोल्यूशन होगी वो, इन सब के सीड्स आपको कहाँ मिलेंगे? फ्रेंच रिवोल्यूशन में मिलेंगे. लिबरलिज्म इंडिविजुअल राइट्स के लिए, पॉलिटिकली हम इसे इंडिविजुअल राइट का मूवमेंट कह सकते हैं. इकोनॉमिकली मार्केट को फ्री कर देना, रेस्ट्रिक्शन कम कर देना. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए, रूलर उसके अंडर में होना चाहिए. रिपब्लिक भी बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का ही एक तरह से इस तरह की फॉर्म है, जहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों को पॉलिटिक्स में शेयर दे, और जो हेड ऑफ कंट्री है वो एक तरह से कौन होना चाहिए? इलेक्टेड बॉडी होना चाहिए. तो इस तरह से हम क्या देखेंगे, ये कुछ सर्टेन आइडियोलॉजीज है जो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी. फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इसने पहली बार जो नेशनलिज्म को है वो बहुत क्लियरली डिफाइन किया, और दूसरे देशों को भी इंस्पायर किया रिवॉल्यूशन के लिए. ये फादरलैंड, द कंसेप्ट ऑफ सिटीजन, ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक तरह से इमर्ज हो रहे हैं. इंडिया में भी आप देखिए, जब हमारा नेशनल स्ट्रगल हो रहा है तो हम भारत माता की इमेज को यूज़ कर रहे हैं, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल सिंबल्स. ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो नेशनलिज्म क्रिएट करने का एक तरह से जो एजेंडा है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इमर्ज होता है. उसके बाद में सारी कंट्रीज एक तरह से नेशनलिज्म को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. centralized administration एंड कॉमन लैंग्वेज, लैंग्वेज बेस्ड नेशनलिज्म, ये एक तरह से फ्रेंच रिवोल्यूशन से इमर्ज होते हैं. तो एक क्वेश्चन यहाँ से सिंपल सा बनता है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन का क्या इम्पोर्टेंस था, या नेशनलिज्म कैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है. तो जो नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करने की जो पहली क्लियर जो आपका एफर्ट है वो हमको फ्रेंच रिवोल्यूशन में नजर आएगा. तो नेशनलिज्म को हम कैसे कह सकते हैं? आइडेंटिफाई विथ वंस नेशन, फीलिंग ऑफ वननेस, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, एक्सेट्रा. बट ये नेशनलिज्म है, इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं. आज की डेट में ये बहुत एक तरह से डिबेटेबल आइडियोलॉजी है, क्योंकि फर्स्ट फेज में इसका बहुत पॉजिटिव यूज़ हो रहा है, बाद में इसका नेगेटिव यूज़ भी हो रहा है. अब हमने यूरोप के नेशनलिज्म में जो हम देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को अपनी कंट्री से मिक्स करके, या एक इथनिक या लैंग्वेज या कल्चर बेस्ड ग्रुप बना के एक मोनार्क को हटा के वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट ला रहे हैं. ठीक है, वो वहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रगल होता है, और लोग अपनी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो क्रिएट करके फिर अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं. तो यूरोप का नेशनलिज्म एक आपको लॉन्ग प्रोसेस के रूप में नज़र आ जाएगा, जहाँ लोग खुद स्ट्रगल करके और फिर उस रूलर को हटा के और वहाँ एक नेशन का आइडिया क्रिएट कर रहे हैं. बाकी कंट्रीज में आप क्या देखेंगे, एशिया या अफ्रीकन कंट्रीज में, वहाँ पर लोग अपनी इथनिक या अपनी रिलीजन या अपनी कल्चर का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो उनके लिए सेकेंडरी कंसेप्ट है. प्राइमरी कंसर्न जो उनका है वो क्या है कि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल रूल कर रहा है, इसलिए उनको हटाना है. तो हम क्या देख रहे हैं कि नेशन के पीछे कॉमन स्ट्रगल भी एक क्राइटेरिया बन जाता है. तो यूरोपियन नेशनलिज्म और इंडियन नेशनलिज्म, या जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म है, उसमें ये डिफरेंस, ये आपको बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म है वहाँ पर कॉमन स्ट्रगल
नेशन बनने का एक कारण होगा। जबकि यूरोपियन नेशनलिज्म में आपको जो रेस, हिस्ट्री, इथनिक, कल्चर ये सब जो है वो मेजर कंपोनेंट नज़र आएँगे। लिबरलिज्म मैंने आपको अभी थोड़ा-सा ब्रीफ किया था कि इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म है कि मार्केट को फ्री किया जाए, जो गुड्स पर जो टैरिफ या टैक्स लगाया जाए उनको कम किया जाए, स्टेट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई के भरोसे मार्केट को छोड़ दिया जाएगा। सोशियो पॉलिटिकल सेंस में हम क्या देखेंगे, इंडिविजुअल राइट को या इक्वालिटी को हम प्रेफरेंस करेंगे। गवर्नमेंट है उसमें लोगों की कंसेंट होनी चाहिए, जो हम सॉवरेनिटी कहते हैं, या जो नेशन का कंसेप्ट है उसमें भी क्या है कि जो गवर्नमेंट बन रही है उसमें लोगों की कंसेंट है कि नहीं। एंड अल्टीमेटली जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आइडिया आया था कि सोसाइटी में जो एरिस्टोक्रेसी है या जो अपर क्लास है उसका रूल नहीं होगा, जो प्रिविलेज है वो किसी को नहीं मिलेंगे, सभी लोगों के पास में एक जैसे राइट होंगे। तो ये सारा कंसेप्ट आपके किस में लिबरलिज्म में आ रहा है। हालांकि इसको हम पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि नेशनलिज्म एक बहुत ही हाईली डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, और क्योंकि नेशनलिज्म या नेशन की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल हो रहा है। इंडिया आज नेशन है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अलग रिलीजन या अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, तरह तरह के लोग रह रहे हैं। तो हम किसी एक कल्चर या एक रिलीजन के लिए एक कंट्री नहीं बना सकते। तो नेशन का कोई एक पर्टिकुलर फीचर्स या कोई पर्टिकुलर बेस बनाना बहुत मुश्किल है। आगे जाके इसको अर्नेस्ट रेनन ने बहुत क्लियरली डिफाइन किया कि नेशन होने का मतलब केवल जो कॉमन लैंग्वेज, रेस या रिलीजन या टेरिटरी नहीं है। इसके पीछे लोगों की जो फीलिंग है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उसका पार्ट है। लोगों का पास्ट के लिए उन लोगों ने अपने पास्ट में एक साथ उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। इट्स कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। और अभी जो जो प्रेजेंट है, कॉमन विल है उसमें उनकी कितनी है, कॉमन विल इन द प्रेजेंट। और एवरी डे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है उसमें उनकी कितनी कंसेंट है। इवन तक अर्नेस्ट रेनन तो यहाँ तक कह देते हैं कि a nation never has any real interest in annexing and holding on to a country against its will। तो किसी और कंट्री पर जाके आप उसकी टेरिटरी को अगर ऑक्यूपाई कर रहे हो तो वो भी एक नेशन की स्पिरिट के अगेंस्ट में। तो ये जो नेशन का आइडिया है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर रही है ये डेफिनेशन। तो अभी तक हमने क्या समझा कि स्टेट के लिए क्या होना ज़रूरी है। हमने देखा कि स्टेट के लिए आपके गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी और सॉवरेनिटी। और जब इसमें लोगों के सेंटिमेंट, बिलोंगिंगनेस, फीलिंग्स ये सब जुड़ जाती है तो हम क्या, वो क्या बन जाएगा, नेशन स्टेट्स। तो बेसिकली 19th सेंचुरी का जो एज है वो इसी नेशन स्टेट और नेशनलिज्म का है। इस फर्स्ट फेज में ये नेशनलिज्म क्या करेगा, जो हमने पहले देखा कि जितनी भी मोनार्कीज है, क्योंकि वो मोनार्कीज क्या है, दिस मोनार्कीज आर द एग्रीगेट ऑफ नेशंस। वो किसी पर्टिकुलर रेस, एथनिक ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रही उनकी टेरिटरी। तो वो जो मोनार्की के अंडर में जितने भी स्टेट्स हैं वो अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप के हैं, अलग अलग कल्चरल और इथनिक ग्रुप है। वो क्या करेंगे, उन मोनार्की के अगेंस्ट में क्या करेंगे, रिबेल करेंगे और वो अपने आप को एज ए नेशन स्टेट इमर्ज करेंगे। तब तक इंग्लैंड का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, और जो बाकी पार्ट है जैसे अब जर्मनी और फ्रांस वगैरह में आप देखेंगे वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा सा लेट शुरू होगा, मतलब 1850s के बाद वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होगा। तो ये इन सब चीज़ों से भी क्या होगा, जो लोगों की जो पॉलिटिकल
अवेयरनेस है वो बढ़ेगी, तो वो भी अपने राइट्स के लिए डिमांड करेंगे। तो इससे भी जो नेशन स्टेट का आइडिया है वो थोड़ा-सा और सॉलिडिफ़ाई होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस ने अल्टीमेटली पूरे यूरोप को हिला दिया, और जो इम्पोर्टेंट इवेंट होती है उसकी वो है रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। और इन सारी कंट्रीज़ में क्या होगी, नेशन के लिए डिमांड होगी। वो अपने आप को जो मोनार्क है, जो ऑस्ट्रियन और जो आपका जो स्पेनिश एम्पायर है, हैब्सबर्ग और जो बर्बन डायनेस्टी है, उनके अगेंस्ट में ये रिवॉल्ट करेंगे। और धीरे-धीरे ये जो सारी कंट्रीज़ है वो नेशन स्टेट के रूप में इमर्ज हो जाएगी। फ्रांस में आप देखिए दूसरा रिपब्लिक बनेगा। ग्रीक भी ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंट हो जाएगा। पोलैंड भी रशियन एम्पायर के अगेंस्ट में लैंग्वेज बेस्ड स्ट्रगल करेगा। हंगरी भी अपनी इंडिपेंडेंस गेन करेगा। तो इस तरह से धीरे-धीरे हम क्या देख रहे हैं कि जो एम्पायर्स है उनसे अलग-अलग स्टेट, नेशन स्टेट बनने शुरू हो जाएंगे। और जब ये ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे नेशन स्टेट के, तो ये फिर क्या करेंगे, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपस में लड़ना शुरू करेंगे। तो कुछ एम्पायर्स को छोड़ के, जैसे आपके ब्रिटिश, आपका स्पेनिश, आपके पोर्तुगीज, फ्रेंच, कुछ और कंट्रीज इमर्ज होंगे उस दौरान। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो यूनिफिकेशन ऑफ इटाली का है। इटाली जो आप इस मैप में नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे ये सब क्या है, एक तरह से इंडिविजुअल स्टेट्स हैं। और ये सब कुछ ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंडर है, कुछ जो थियोक्रेटिक रोमन एम्पायर है, जो पोप का स्टेट है उसके अंडर में है। यहाँ पे केवल एक सोरेनिया थोड़ा सा इंडिपेंडेंट स्टेट बना हुआ है। तो ये सब यहाँ पर क्या होगा कि जो मेज़ेनी है, मेज़ेनी, कैंट का वो, इन सब के आइडियाज़ से ये अपने आप को एक नेशन स्टेट में चेंज करेंगे। और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इताली। मतलब ये जो डिफरेंट स्टेट है ये सब अपना मर्जर करेंगे और अपने आप को एक बड़ा स्टेट बनाएंगे, और उसको हम फिर नेशन स्टेट कहेंगे। और फिर यही नेशन स्टेट क्या करेगा, एक दूसरे नेशन स्टेट को चैलेंज करेगा। ठीक ऐसा कि ऐसा ही जर्मनी में, यहाँ पे आपको बड़ा स्टेट कौन सा नज़र आ रहा है, रशिया। वो ऑस्ट्रिया से लड़ेगा, मतलब ऑस्ट्रियन एम्पायर से लड़ेगा, आपके फ्रेंच एम्पायर से लड़ेगा। और इन जो सारी टेरिटरीज है वो अपने अंदर मर्ज करेगा और एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट बन जाएगा। तो हमने क्या देखा इस पूरे प्रोसेस में कि एम्पायर से वो डिसइंटीग्रेटेड हो रहे हैं और नेशन स्टेट बन रहे हैं। और ये नेशन स्टेट किस बुनियाद पर बन रहे हैं कि वी ऑल आर डिफरेंट नेशनलिटीज़, हमारे यहाँ के लोग अलग है, उनकी कंसेंट जो रूलर है, जो मोनार्क है, उनके साथ नहीं है, इसलिए उन्हें उनकी पसंद का रूलर चाहिए। तो एक तरह से ये ज़्यादा नेशन स्टेट क्रिएट होंगे और फिर बाद में ये नेशन स्टेट ही आपस में स्ट्रगल करना शुरू कर देंगे। तो इस एज की जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है वो कौन सी है, नेशनलिज्म। अब इन नेशन स्टेट को बढ़ने के लिए जो जिन आइडियोलॉजी को यूज़ किया जाएगा उसमें आपके रोमांटिसिज्म और विजुअलाइजिंग नेशंस है। जैसे मैंने भारत माता की बात की, वो क्या है, हमने हमारी कंट्री को एक पर्सोनिफाई कर दिया। ठीक इसी तरह से जर्मेनिया, जर्मनी के लिए यूज़ किया गया। तो इस तरह से नेशन के लिए एक पर्सन, जनरली ये एक तरह का फीमेल फिगर होती थी, उसको बनाया जाता था ताकि लोग लोग उसको अपने उससे जोड़, जो एक तरह से वो बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए था। हमने आपने भी हमने जो हम नेशनलिज्म इन इंडिया है उसमें पढ़ेंगे कि जो भारत माता की इमेज है उस, वो बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो साथ में लेके चलते थे ताकि लोग समझ सके कि हाँ ये हम सबकी जो माता है वो एक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट था नेशनलिज्म क्रिएट करने में, लोगों का जुड़ाव कंट्री से करने के लिए, वो था आपका रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म भी एक तरह का ये इंग्लिश पोइट्री में ये मूवमेंट है, लेकिन ये कोई पोइट्री तक कन्फाइन नहीं है, इसको पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी सब में यूज़ किया गया। मतलब कि लोगों के इमोशंस और इंट्यूशंस और जो फीलिंग है उससे, उसको किस तरह से उनके नेशनलिज्म को क्रिएट करने में यूज़ किया जाए। तो जितने भी उस वक्त के जो राइटर्स थे, बेसिकली ये रोमांटिसिज्म का आइडिया भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इमर्ज होता है, लेकिन जर्मनी और बाकी कंट्री में इसको ज़्यादा
अ, सही तरह से यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करते हैं अपनी जितनी भी इनकी जो इनका वर्क है उसमें वो लोगों की जो फीलिंग है उसको यूज़ करते हैं, उसको सेंस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने उनकी जो पोएट्री है या उनकी जो पेंटिंग है उसको देख के ये सोचे कि हाँ वास्तव में वो उस कंट्री का पार्ट है। So romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of national sentiment. Romantic artists and poets generally criticize in glorification of region and sites. तो ये एक तरह का फीलिंग और इमोशंस को राइज करने का तो दौर था ही, साथ साथ में ये क्या करते हैं जो एनलाइटनमेंट के जो रीजन और साइंस का जो फेस है उसको अपोज करते हैं कि सबसे पहले साइंस और रीजन नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इंसान चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, फील करता है, साइंस और रीजन उसके बाद में आती है। तो इस तरह से रोमांटिसिज्म्स में लोगों की फीलिंग को एड्रेस करते हैं या अपनी आर्ट में कुछ इस तरह का इश्यूज डालते हैं ताकि लोगों के सेंटिमेंट उनके देश के साथ जुड़ सके। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे ग्रीम ब्रदर्स ने, आप देखेंगे कि इन्होंने जो फोक लोर्स वगैरह है, जो कहानियाँ फोक टेल्स का जो कलेक्शंस है वो तैयार किया। तो इससे भी लोगों ने जोड़ा कि हाँ ये हमारी पूरी कंट्री में इस तरह की कहानियाँ चलती है, तो मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में ये कहानियाँ सारी चल रही है वो पर्टिकुलर एरिया क्या है, एक है। ठीक इसी तरह से गॉटफ्राइड हर्डर ने जर्मनी के लिए कहा कि जो जर्मन कल्चर है उसके लिए किसी साइंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी रीजनिंग की ज़रूरत नहीं है, जो भी कॉमन लोग जो जर्मन कल्चर के लोग हैं वो सब इसके पार्ट है। और उसको उसने किस तरह से डिस्कवर किया कि देखिए कौन से ये सारे सॉन्ग्स है, ये हमारी पोइट्री है, ये हमारे डांसेज है, और इन सब को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो सारे लोग क्या है, जर्मन है। तो साइंस और रीजनिंग को इन्होंने एक तरह से थोड़ा सा दूर रख दिया। ठीक इसी तरह से आप पोलैंड में देखेंगे, करन्स्पिंस्की ने वहाँ पे जो डांस है बेसिकली ये जो पोलोनेज और मजूरका है, इन दो डांस फॉर्म को एक तरह से नेशनल डांस के रूप में फेमस फेमस हुए और इस तरह से लोगों के सेंटिमेंट्स भी जुड़े। इंडिया में भी आप देखेंगे इस तरह के जो बहुत सारे जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, नेशनल डांस, नेशनल फूड, नेशनल ट्री, ये सब चीज़ें क्या है ताकि हमारी जो नेशनल सेंटिमेंट्स है वो जुड़ सके। एंड अल्टीमेटली इन द लास्ट नेशनलिज्म एग्रेसिव फॉर्म में आ जाता है। एम्पायर से धीरे धीरे वो कोलैप्स करना शुरू कर जाते हैं, स्टेट्स है वो नेशन स्टेट में चेंज हो जाते हैं, और उसके बाद में और ज़्यादा नेशन स्टेट बनेंगे और ये नेशन स्टेट्स आपस में लड़ना शुरू करेंगे। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आप यूरोपियन एम्पायर्स देखेंगे तो उस दौरान यूरोप में एक अ, एशिया के अंदर से ऑटोमन एम्पायर भी बहुत सारी जो टेरिटरीज है वो वहाँ पे अपनी रख रहा था। ऑटोमन एम्पायर का कोलैप्स होना शुरू होता है और उस ऑटोमन एम्पायर में ये बाल्कन वाला एरिया बेसिकली बाल्कन माउंटेन से भी था। जब ऑटोमन एम्पायर्स कोलैप्स करना शुरू करता है तो ये बाल्कन कंट्रीज, यहाँ पे बहुत सारी बाल्कन नेशनलिटीज़ है, मतलब ये अलग अलग एथनिक ग्रुप्स है, ये क्या करते हैं अपने लिए अलग अलग कंट्री का दावा शुरू कर देते हैं। तो जब ये अलग अलग कंट्री के लिए दावा शुरू करेंगे तो उस ज़माने के जो बाकी नेशन स्टेट्स है वो इनको हेल्प करना शुरू करेंगे, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक बन जाएंगे और उसी से फिर ये बाल्कन वॉर शुरू होगा। दो बार बाल्कन वॉर होगा और उसी के बाद में फिर इसी बाल्कन वॉर के कारण फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। इस बाल्कन वॉर से कुछ कंट्रीज इमर्ज होंगे जिसमें आप अल्बानिया, सर्बिया, रोमानिया, जिन सब के बीच में स्ट्रगल शुरू होगा और ये फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। और इनको बड़ी कंट्रीज जो बड़े नेशन स्टेट है वो हेल्प करेंगे और एक तरह से वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएंगे। वर्ल्ड वॉर दो बार होंगे, 1914 से 1919 तक, दूसरा फिर 1939 से 1945 तक, और उसी के बीच में कुछ एग्रेसिव आइडियोलॉजीज भी आएगी जिसे हम फासिज्म और नाजिज्म कहते हैं। वो क्या करेंगे नेशनलिज्म को और थोड़ा सा नैरो
डेफिनेशन दे देंगे कि नहीं जर्मन्स है तो जर्मनी है तो केवल जर्मन्स के लिए, और वो रेशियल या इथनिक नेशनलिज्म या एक तरह से हम कहेंगे रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का कंसेप्ट इमर्ज होगा। जाले में भी ऐसा ही होगा, और उसके बाद में और अब देखेंगे ये प्रॉब्लम अभी तक आपके जारी रहेगी, जहाँ जहाँ भी हम एक जो रेशियल या जो कास्ट बेस जो नेशन बनाने की जब हम बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि आज की डेट में हम जो नेशंस है वो किसी भी नैरो आइडेंटिटी पर क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी कंट्री में आपको बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे। 1945 के बाद में फिर डीकोलोनाइजेशन शुरू हो जाएगा, मतलब जितनी भी ये जो एम्पायर्स है या नेशन स्टेट है, इन्होंने जितनी भी कंट्रीज को अपने अंडर में या कॉन्कर कर रखा था या कॉलोनाइज कर रखा था, वो वापस वहाँ से जाना शुरू होगी। लेकिन इसी के साथ एक नया फेज शुरू होगा जिसे न्यू कॉलोनिज्म कहते हैं, जिसमें ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिज्म जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसके थ्रू इन कंट्रीज के गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी। कुछ और आइडियोलॉजीज है लेकिन वो अब हमें नहीं पढ़नी है। फिलहाल इस जो ये जो पूरा हमारा फ्लो चार्ट था वो केवल दो तीन बातों को समझने के लिए बनाया गया था, कि पहले हमारे एम्पायर्स है, एम्पायर्स कैसे हैं, ये मल्टी कल्चरल है या मल्टी नेशनलिटी बेस्ड एम्पायर है। उसके बाद में फिर हमारे स्टेट बनेंगे, स्टेट में सॉवरेनिटी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन यहाँ लोगों की कनेक्टिविटी या फीलिंग इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। तो नेशन बनेंगे जहाँ पे लोगों की फीलिंग या बिलोंगिंगनेस इम्पोर्टेंट थिंग है। जब स्टेट और नेशन साथ में होंगे तो नेशन स्टेट बनेंगे, और उसी से फिर एक नेशनलिज्म इमर्ज होगा। थैंक यू।